Hello students. In today's video, we will discuss about chapter 5th of macroeconomics of plus 2. So we have completed our first part of this chapter in yesterday's video. In today's video, we will proceed to the another part. Okay. So let us move to the chapter. So this is the second point of our chapter which we will discuss in today's video. देखिए, फॉर्म्स ऑफ मनी। एक मनी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होती हैं। एक इकोनॉमी के अंदर मनी की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं। उनमें से सबसे पहली जो फॉर्म है वो है फिएट मनी। फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। देखिए स्टूडेंट्स, फिएट मनी का मतलब होता है कि एक ऐसी मनी जिसे गवर्नमेंट इशू करती है और जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ की जा सकती है, वो तो होती है फिएट मनी। सपोज़ कीजिए हमारे एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, भले वो 500 का है, भले वो 2000 का है, ये जितने भी नोट्स हैं इकोनॉमी के अंदर, ये सभी गवर्नमेंट के ऑर्डर से आरबीआई इशू करता है। ठीक है। और इन्हें मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसी तो मनी होती है फिएट मनी। और फिड्यूशरी मनी का मतलब होता है कि एक ऐसी मनी जिसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ में किया जा सकता है, लेकिन जिसे गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, जिसे कोई एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल इशू करता है। सपोज़ चेक्स, जितने भी चेक्स हैं, जितने भी ये चेकेबल मनी जितनी भी होती है, वो सभी फिड्यूशरी मनी होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इशू ना करके एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल इशू करता है, और जिसे जो सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे ही जिसका यूज़ होता है। ठीक है। तो ये जो मनी होती है, ये होती है फिड्यूशरी मनी, जिसे एक इंडिविजुअल इशू करता है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जिसका यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन है, उसने कुछ किन्हीं गुड एंड सर्विसेज का परचेज़ किया जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख है। अब वो 1 लाख कैश ना देके 1 लाख का चेक अगर इशू करता है, तो जो चेक है वो फिड्यूशरी मनी है। ठीक है। इसके बाद आती है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। देखिए, फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है कि एक ऐसी मनी जिसकी इंस्टिंक्ट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू। सपोज़ पुराने टाइम के अंदर हमारे यहाँ पे जितने भी कॉइन्स चलते थे किंगडम्स के टाइम पे, वो गोल्ड के कॉइन चलते थे और सिल्वर के कॉइन चलते थे। तो उनके ऊपर जितनी उनकी वैल्यू लिखी होती थी, उनकी मार्केट वैल्यू भी उतनी ही होती थी। सपोज़ आज से थोड़े टाइम पहले कोई एक ऐसी कंट्री थी या कोई ऐसी इकोनॉमी थी जहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स चलते हैं, तो एक गोल्ड के कॉइन्स पे उतनी फेस वैल्यू लिखी होती थी जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू होती थी। अब सपोज़ कीजिए कोई गोल्ड का कॉइन है जिस पे 200 रुपये मेंशन है, जिस पे 200 मेंशन है। तो जब हम उस गोल्ड को, उसके गोल्ड के कॉइन को वापस गोल्ड में कन्वर्ट करके, हार्डकोर गोल्ड में कन्वर्ट करके उसे मार्केट में सेल करेंगे, तो अभी हमें 200 रुपीज़ ही मिलेंगे। यानी कि उसके जो इंस्टिंक्ट वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू है। तो ये होती है फुल बॉडीड मनी। और यहीं क्रेडिट मनी का मतलब होता है कि क्रेडिट मनी इज़ दैट मनी जिसकी जो फेस वैल्यू होती है वो उसकी इंस्टेंट वैल्यू से ज़्यादा होती है। आज के टाइम इसे इसका एग्जांपल दिया जा सकता है। आज के टाइम पे मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं, 1 रुपये का कॉइन भी है, 5 रुपये का कॉइन भी है, 10 रुपये का कॉइन भी है, और अब तो 100 रुपये का कॉइन भी है। तो इनको जो इंस्टेंट वैल्यू होती है, इनकी फेस वैल्यू से बहुत कम होती है। ऐसा इसीलिए किया जाने लगा क्योंकि अगर एक इकोनॉमी के अंदर ऐसे कॉइन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है जो फुल बॉडीड मनी है, या जिनकी फेस वैल्यू इक्वल टू इंस्टिंक्ट वैल्यू है, तो लोग उनका मिसयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चात है, जो एक्सपेंसेस आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट फुल बॉडीड मनी इशू करती है इकोनॉमी में, तो उस गवर्नमेंट के खुद के पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए पुराने टाइम के अंदर तो फुल बॉडीड मनी चलती थी, लेकिन आजकल क्रेडिट मनी चलती है। क्रेडिट मनी का मतलब होता है कि कोई ऐसी मनी जिसकी इंस्टिंक्ट वैल्यू फेस वैल्यू से बहुत कम है। अब 100 रुपये का जो कॉइन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में 100 रुपीज़ का खर्चा तो नहीं आता, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट रहते हैं वो बहुत कम आती है, और उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है। और जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में जो कभी भी ट्रांजेक्शन अगर उसका होगा, तो 100 रुपये के इक्वल ट्रांजेक्शन करने की उसमें कैपेसिटी है। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट मनी। ठीक है। फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। देखिए, डायलॉग बॉक्स के अंदर यू कैन सी दैट फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी money well whose money value equals to commodity value, and fiat money is, and credit money is that money whose money value is more than commodity value. So that this is called credit money. Okay. Third point is supply of money. Look students, supply of money का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल में
एक एक इंडिविजुअल जो किसी भी इकोनॉमी में रहते हैं या एक इकोनॉमी में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स पर्सन हैं, उनके पास जितने भी मनी हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, सपोज कीजिए 31 मार्च 2020 पे इंडिया के अंदर जितनी भी पब्लिक है उसके पास कितना कैश था या कितनी मनी टोटल थी, उसको अगर एग्रीगेट कर देंगे तो हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी आ जाएगी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, एक इंडिविजुअल एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सबके पास जितनी भी मनी होगी उन सबका सम कर देंगे तो हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी आ जाएगी। यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर मनी एक्चुअली है कितनी, लोगों के पास कितना पैसा है, उसको अगर हमें ऐड करना होगा तो हम जितने भी इंडिविजुअल हैं हमारे पास जितनी भी मनी होगी हमारे पास, उन सबको अगर ऐड कर देंगे तो हम सप्लाई ऑफ मनी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये बनता है कि सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। देखिए, एक गवर्नमेंट के पास जितना भी स्टॉक ऑफ मनी होता है आरबीआई के वॉल्ट्स में, और आरबीआई के पास जितना भी मनी होता है कमर्शियल बैंक्स के पास, और कमर्शियल बैंक्स के पास खुद खुद के पास खुद के वॉल्ट्स में कुछ रिजर्व्स होते हैं, ये तीनों के पास जितने भी स्टॉक ऑफ मनी होते हैं इनको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता सप्लाई ऑफ मनी में, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट है जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स में हैं, ये जितने भी एग्रीगेट जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, ये अपने आप के अंदर मनी के सप्लायर्स हैं। एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक इकोनॉमी के अंदर खुद मनी की सप्लाई करती है, वो 1 रुपये का नोट और कॉइन इशू करती है। और आरबीआई जो है, आरबीआई जितने भी अदर नोट्स हैं, 100 रुपये का नोट है, 500 का नोट है, 10 रुपये का कॉइन है, ये सब आरबीआई इशू करता है। और जितने भी कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो ये जितने भी तीन एग्रीगेट्स हैं इनके पास जितनी भी मनी होती है वो कभी भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है। इसलिए नहीं की जाती क्योंकि दे आर देमसेल्फ सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, so they got never included in supply of money. Money supply includes only that money which is held by the general public. Okay, so this is the concept of money supply. इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो डेफिनेशन है उसकी रीडिंग भी एक बार कर लेते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय पीपल अदर देन supplier of money themselves. In other words, supply of money refers to that stock of money which is held by those who demand money, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी। ठीक है, ये जितने भी एग्रीगेट्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, गवर्नमेंट हो गया, आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, ये तो खुद मनी के सप्लायर्स हैं। ठीक है, ये मनी की सप्लाई करते हैं। हमें सप्लाई ऑफ मनी देखनी है कि एक इकोनॉमी के अंदर सप्लाई मनी है कितनी, तो उसमें अगर हमें वो कैलकुलेट करना होगा तो हमें इकोनॉमी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके पास जितनी भी करेंसी हेल्ड करेंसी का स्टॉक है वो सबको ऐड कर देंगे तो सप्लाई ऑफ मनी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये तो पता चल गया कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, लेकिन मनी सप्लाई को कैसे मेज़र करेंगे, मनी सप्लाई को कैसे पता चलेगा कि एक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई है कितनी। ठीक है, अब इस मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए स्टूडेंट्स 4 मेज़र एक हर इकोनॉमी के अंदर होते हैं। वो होते हैं M1, M2, M3 और M4। ठीक है, ये 4 मेज़र्स होते हैं। अब इन 4 में से हमारे सिलेबस के अंदर खाली M1 ही दे रखा है, M2, M3 और M4 है वो मेजर्स आर गिवन इन एबिलिटी जोन ऑफ चैप्टर ऑफ जनरल रेफरेंस। मतलब M2, M3 और M4 है वो हमारे इस वक्त सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 ही है। ठीक है, तो हम M1 को ही डिस्कस करते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई का मतलब है कि एक इकोनॉमी के अंदर जितनी मनी होती है उसका एग्रीगेट, यानी कि उसको मेज़र करने का क्या तरीका है, उसको मेज़र करने के 4 तरीके हैं। उन तरीक़ों का नाम है M1, M2, M3 और M4। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ M1 मेज़र ही दे रखा है। ठीक है, तो M1 को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, M1 का फॉर्मूला होता है C+DD+OD। ठीक है स्टूडेंट्स, M1 का फॉर्मूला C+DD+OD। अब C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड विद जनरल पब्लिक, इट इंक्लूड्स कॉइन एज वेल एज पेपर नोट्स। ठीक है, करेंसी सी के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हर इंडिविजुअल के पास उसके पास कितने हार्ड कैश है,
हमारी पॉकेट्स के अंदर, हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारी पॉकेट्स में कितनी मनी है। अब वो कुछ पेपर करेंसी के फॉर्म में और कुछ कॉइन्स करेंसी के फॉर्म में, जब इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक। दीज आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि जनरल पब्लिक अपने बैंक अकाउंट के अंदर कितनी मनी डिमांड डिपॉजिट के तौर पे डिपॉजिट करवाती है। यानी कि ऐसी मनी जो कभी भी कंज्यूमर या कभी भी कोई कस्टमर बैंक में जाकर डिमांड करे तो बैंक लायबल है उस मनी को पे करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड डिमांड मनी। तो M1 के अंदर करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, एक इंडिविजुअल जितने भी इकोनॉमी में हैं उन सबके पास कितनी मनी का स्टॉक है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट, जितने भी बैंकों के अंदर जितना भी पैसा जो है वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में डिपॉजिटेड है वो। और फिर थर्ड आता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड आता है लाइक डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड। ये जितने भी नाबार्ड के लोग हैं या जितने भी करेंसी डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन का सेंट्रल बैंक एंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, जितने भी RBI के पास या हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, फॉरेन के जितने भी बैंक्स या फॉरेन की गवर्नमेंट्स के कुछ डिमांड डिपॉजिट अगर हमारे यहाँ के बैंकों में डिपॉजिट हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड आते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। हमारे यहाँ के जितने भी बैंक्स हैं अगर उन्होंने IMF या वर्ल्ड बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट में अगर अपना मनी को डिपॉजिट करा रखा है तो वो भी अदर डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली डिमांड अदर डिपॉजिट does not include deposit of government of country with the RBI and deposit of country's सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम विद RBI। ठीक है, अदर डिपॉजिट के अंदर गवर्नमेंट का RBI के पास जितना भी पैसा इंक्लूडेड है वो नहीं आता है, और कमर्शियल बैंक का RBI के वर्ड्स में जितना भी मनी डिपॉजिटेड है वो भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1। जब हम करेंसी एक कंट्री के अंदर एक इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सबके पास जितनी भी मनी रेडिली अवेलेबल है उसको ऐड अप करेंगे। डिमांड डिपॉजिट में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके डिमांड डिपॉजिट में जितने भी कैश पड़ा है उसको जब हम ऐड अप करेंगे, और अदर डिपॉजिट में यानी कि जितने भी बैंक्स हैं किसी दूसरी कंट्री में अगर इनका डिमांड डिपॉजिट के तौर पे अगर इनका पैसा कहीं इन्वेस्टेड है या डिपॉजिटेड है, जब हम इन तीनों एग्रीगेट्स को ऐड कर देंगे तो एक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कितनी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये होता है मनी सप्लाई को निकालने का तरीका कि एक इकोनॉमी के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी मनी सर्कुलेट हो रही है एक इकोनॉमी में। ये होता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस दे रखी हैं टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट की। लुक स्टूडेंट्स, टर्म डिपॉजिट आर डिफरेंट फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट। के टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में क्या फ़र्क होता है? देखिए, टर्म डिपॉजिट होता है कि एक ऐसा डिपॉजिट जिसके अंदर एक पूरा टेन्योर डिसाइड कर दिया जाता है। टर्म डिपॉजिट बेसिकली 5 ईयर या 10 ईयर या कितने भी एक प्री डिसाइडेड टेन्योर के लिए होता है। अब उतने डिसाइडेड टेन्योर में 2 ईयर में या 3 ईयर के अंदर हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक बैंकिंग पार्टी के बीच में और एक इंडिविजुअल कस्टमर के बीच में, कि हर महीने की या हर साल की या हर 6 महीने बाद उस पर्टिकुलर डेट को इतने इतने सम ऑफ मनी कस्टमर उस बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है, तो ये होता है टर्म डिपॉजिट। और टर्म डिपॉजिट का जितना भी पैसा है वो कोई भी इंडिविजुअल उस टर्म से कंप्लीट होने से पहले उसको विड्रॉ नहीं करा सकता। अगर उसे विड्रॉ करवाना है तो उसे कुछ ना कुछ पेनल्टी या कुछ ना कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये तो होता है टर्म डिपॉजिट। एक अदर टाइप ऑफ डिपॉजिट भी होता है जो होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि कुछ एक प्री डिसाइडेड अमाउंट ऑफ मनी बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दी जाती है एक प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड के लिए। अब उससे पहले उस मनी को वहाँ से विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर वहाँ से उसे विड्रॉ करेंगे तो कुछ पेनल्टी या कुछ ना कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये होता है टर्म डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि एक ऐसी मनी जिससे कस्टमर कभी भी जाए
बैंकों में डिमांड करे तो बैंक लायबल है उस मनी को रीपे करने के लिए कस्टमर में। जितना भी हमारे सेविंग बैंक्स के अंदर जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है और जितना भी बिजनेसमैन होते हैं उनके करंट अकाउंट में जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है, वो सेंटर जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो हमेशा लायबल होते हैं उस मनी को कंज्यूमर को देने के लिए। कस्टमर जब कभी भी जाएगा तो बैंक आर ऑलवेज लायबल to repay that money which is deposited in the name of demand deposit. So this is the basic difference between term deposit and demand deposit. Okay, now we will see measures of money supply. Look, currency with the public, demand deposit of the people with the commercial bank, and third one is other deposit with the reserve bank. So इसमें डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक में आएगा डिमांड डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ public financial institutions, or demand deposit with reserve bank of foreign central bank, or demand deposit of international financial institution like IMF of वर्ल्ड बैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये होता है मेरा मनी सप्लाई का मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं हु सप्लाइज मनी। हमने ये तो देख लिया कि मनी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमने ये देखा कि मनी का एवोल्यूशन किया क्यों गया था। पहले कोई सिस्टम था जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स की वजह से मनी का इन्वेंशन किया गया। तो उसके जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो मनी ने सारे अपने इन्वेंशन, जब उसका इन्वेंशन किया गया तो सारे ड्रॉबैक्स ख़त्म हो गए। अब मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाने लगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम मनी का सिर्फ प्राइमरी जो फंक्शन होता है मेजर्स ऑफ एक्सचेंज वो ना रह के स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और यूनिट ऑफ वैल्यू काफ़ी बढ़ता गया। इसके साथ साथ मनी की सप्लाई की इकोनॉमी में कैसे की जाती है, मनी की सप्लाई को कैसे मेज़र किया जाता है, कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं मनी सप्लाई को मेज़र करने के, मनी के कितनी फॉर्म्स होती हैं, ये सब जितने भी बेसिक सी चीज़ें हैं ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है हु सप्लाइज मनी। हमने ये तो देख लिया, अब ये देखते हैं कि मनी की सप्लाई करता कौन है। एक इकोनॉमी के अंदर मनी आते कहाँ से है। आपके पास, हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे बैंक अकाउंट में, कुछ ना कुछ हमारे पास पर्सनल कैश में हमारे पास कुछ मनी डिपॉजिटेड होगी, कुछ होगी हमारे पास। वो मनी आई कहाँ से है। देखिए, सप्लायर ऑफ मनी के अंदर सबसे पहला तो आता है सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री, यानी कि कोई भी एक कंट्री है उसका सेंट्रल बैंक जो होगा वो मनी का सप्लायर होगा। दूसरा आता है कमर्शियल बैंक्स और तीसरा आता है गवर्नमेंट। यानी कि देखिए, इंडिया के अंदर जितने भी नोट्स इशू होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी नोट्स होते हैं वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है हमारे यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, और 1 रुपये के कॉइन है और 1 रुपये की जो नोट्स हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है। उन पे जितने भी सिग्नेचर होते हैं, उन पे जितना भी साइन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं। ठीक है, और फिर आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है। अब क्रेडिट क्रिएशन से कुछ डिपॉजिट, उसके पास जितना भी डिपॉजिट मनी एक दिन में आता है उसमें से कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज को तो वो सेफ रखता है और बाकी को दोबारा लोन पे इशू कर देता है। तो ये होता है, ये जितने भी एक 3 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट, ये तीनों मनी सप्लायर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हमसे पूछा जाए कि हु सप्लाइज मनी, तो ये तीनों ही मनी सप्लाई के अंदर आते हैं। ठीक है, अब मनी सप्लाई को करने का या मनी के इशू करने का हर कंट्री के अंदर एक अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट इशू करने का जो सिस्टम फॉलो करता है उस सिस्टम का नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में RBI एक मिनिमम रिजर्व रखता है 200 करोड़ का। ठीक है, अब 200 करोड़ रख के जितने भी वो मनी चाहे, जितना भी पैसा चाहे वो आगे फर्दर इशू कर सकता है। ठीक है, इस 200 करोड़ में, इन 200 करोड़ में 115 करोड़ का, 115 करोड़ का तो गोल्ड रखना ज़रूरी है, यानी कि उसे गोल्ड में रखना ज़रूरी है। और बाकी जितना भी 85 करोड़ है वो फॉरेन सिक्योरिटीज़ में या फॉरेन करेंसीज में, सपोज 85 करोड़ में से कुछ डॉलर है, कुछ येन है, कुछ पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, तो या कुछ दिनार है या कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज़ परचेज कर रखी हैं, तो इन सब का सम करके 200 करोड़ का
मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई हमेशा अपने पास रखता है, ठीक है। अब इस मिनिमम रिजर्व से वो आगे जितना मर्जी चाहे कैश इशू कर सकता है एक इकोनॉमी में। और कैश इशू कैसे करता है? गवर्नमेंट के ऑर्डर से। गवर्नमेंट उससे ऑर्डर करती है आरबीआई को और आरबीआई कैश इशू कर देता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ये तो था आरबीआई का सिस्टम कि आरबीआई मनी की सप्लाई कैसे करता है। कमर्शियल बैंक्स का हमने देख ही लिया पहले कि कमर्शियल बैंक के पास एक दिन में जितना भी डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंटेज वो सीआरआर और कुछ परसेंटेज वो एसएलआर के बेसिस पे, एसएलआर के फॉर्म में रख के, बाकी जितना भी एक्सेस रिजर्व होता है वो दोबारा लोन के तौर पे लोगों को इशू कर देता है। तो क्या होता है, इसी से भी तो करेंसी इशू जनरेट ही हुई है ना। सपोज़ कीजिए बैंक में एक दिन में 1 लाख का डिपॉजिट आया। अब सीआरआर और एसएलआर क्या होती है ये आपको एक अलग टॉपिक में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ यही समझ लीजिए, ये कुछ ऐसी परसेंटेज रेट्स होती हैं जो जितना कैश गवर्नमेंट, जितने कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपने पास मैंडेटरी होता है अपने पास रखना सिक्योर, ठीक है। तो जितना भी सपोज कीजिए इन दोनों का जो समेशन है सीआरआर और एसएलआर का, ये 10% 20% है। तो 1 लाख में जब 20% 20,000 को सिक्योर रख लिया तो फर्दर 80,000 बचा आगे लोन देने के लिए। तो 80,000 कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक दोबारा उस 80,000 को दोबारा लोन के तौर पे इकोनॉमी में इशू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी मनी का क्रिएशन करते हैं। उसके बाद आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मनी का इशू कैसे करते हैं? देखिए गवर्नमेंट इशू करते हैं 1 रुपये का कॉइन और 1 रुपये का नोट, ठीक है। तो 1 रुपये का नोट इशू करना और 1 रुपये का कॉइन गवर्नमेंट इशू करती है और उस पर जो साइन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं। तो ये 3 सप्लायर होते हैं स्टूडेंट्स एक इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई को करते हैं, ठीक है। दीज आर द 3 सप्लायर ऑफ मनी in an economy. Okay, students. So, this was the 5th chapter of +2 macroeconomics, and we have completed this chapter. So, you may read by it yourself, and if you anyone have any kind of doubt, then you can please ask in comment box. I will definitely answer your questions. Okay. So, for today it is enough, and we will study 6th chapter in tomorrow's video. Okay, so till that, thank you and have a nice day.